हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है। सवाल आता है कि इस उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 25 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक इस संस्कृति उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करना इस उत्सव का उद्देश्य है। थीम क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, यानी उत्तर प्रदेश पर्व, अवर कल्चर अवर आइडेंटिटी। दोस्तों, यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ का नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। और लोकसभा की 80 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेले कौन कौन से आयोजित किए जाते हैं या महोत्सव कौन कौन से आयोजित किए जाते हैं? तो जैसे नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। महोबा में कौन सा मेला लगता है? कजरी मेला। सौरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। और बलरामपुर में कौन सा मेला लगता है? देवी पाटन मेला। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश या देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 9 राज्यों से लगती है। 9 राज्यों में 8 पूर्ण राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में DGCA के द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है? AK शर्मा जी। तो उनके द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है। हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। PDF की बात करें तो इसमें मंथली करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा लूसेंट किंग सीरीज का PDF मिल जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का PDF और मैराथन क्लास का भी PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। ई-बुक की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको ऐप पर मिलेगी, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई-बुक उपलब्ध है ऐप पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल ने। तो देखिए दोस्तों, 2023 में पहली बार दिव्यांग खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता है? सुमित अंतिल ने जीता है। सुमित अंतिल किस खेल से रिलेटेड हैं? तो भाला फेंक से रिलेटेड हैं। जिस प्रकार से पुरुषों में यह पुरस्कार दिया गया है, उसी प्रकार से महिला वर्ग में तीरंदाज शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। और आपको याद रखना है कि दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में पहली बार दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनको विशेष पहचान दिलाने के लिए यह पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इन पुरस्कारों में अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें
तो मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और मुरलीकांत पेटकर की बात करें तो ये भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता और फ्री स्टाइल तैराक हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच का खिताब दिया गया है प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को। सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार दिया गया है गौरव खन्ना एक्सेलिया बैडमिंटन एकेडमी को। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो 2 लोगों को प्रदान किया गया है, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। तो इन दोनों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और ये दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। कुछ प्रमुख अर्जुन पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ओजस प्रवीण देवताले को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 का, ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। मोहम्मद शमी को क्रिकेट में दिया गया है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को निशानेबाजी में, मुरली श्रीशंकर को एथलेटिक्स में, आर वैशाली को शतरंज में और पारुल चौधरी को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इस साल यानी 2023 में 26 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम ये हैं। अगला क्वेश्चन है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भारत के नागरिकों के बीच सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल यानी 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती मनाई गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला सुशासन दिवस कब मनाया गया था, तो 25 दिसंबर 2014 को। दोस्तों, इसी प्रकार से सुशासन सप्ताह भी मनाया जाता है। कब से कब तक, तो 19 से 25 दिसंबर तक। तो इस साल तीसरा सुशासन सप्ताह मनाया गया है। बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इनका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, यानी व्यक्ति के तौर पर वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वो 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। जो उनका पहला कार्यकाल था वो सबसे छोटा कार्यकाल था, 13 दिन का कार्यकाल था। तो 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और फिर तीसरी बार उनका पूर्ण कार्यकाल रहा है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है। तो वो 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तो उनकी एक रचना है जिसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है, मेरी 51 कब। और उनका निधन कब हुआ था, 16 अगस्त 2018 को। ई जागृति पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। तो उनके द्वारा उपभोक्ता आयोगों के लिए ई जागृति पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अलावा किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 की शुरुआत भी की है। चलिए अब कुछ ऐप और पोर्टल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राम मंच ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा। वैदिक विरासत पोर्टल अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वासनी लारिडज ने। तो देखिए दोस्तों, प्रोफेसर वासनी लारिडज ने साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। दोस्तों, प्रोफेसर वासनी लारिडज किस देश से रिलेटेड हैं? तो यह अल्जीरिया से रिलेटेड हैं। और
जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है, इसे हम अरब का नोबेल भी कहते हैं या अरब नोबेल कहते हैं। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला, वास्तुकला और डिजाइन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। तो इन 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हार्दिक सिंह को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। संजीव को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतिम पंगाल को UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। जावेद अख्तर जी को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र 2023 से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी को इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है। पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जो कि एक इजरायली फिल्म है, इसे गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है। डेनियल बरेन बोएम और अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर कार्निवल किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विंटर कार्निवल का शुभारंभ हुआ है और इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? शिमला में। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। दोस्तों, इस विंटर कार्निवल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो क्रिसमस से न्यू ईयर तक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की लोकेशन दिखेगी और ये है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 2 इसकी राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। तो जो धर्मशाला है यह इसकी शीतकालीन राजधानी है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मोबाइल वैन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किस प्रदेश में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में किया है। तो ये है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी IPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता। यानी अब IPC भारत में लागू नहीं होगी, अब भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा 3 बिल लाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अधिनियम और भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 2023। तो इन तीनों अधिनियम को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यानी इसमें लोकसभा में भी चर्चा हो गई है, राज्यसभा में भी चर्चा हो गई है और राष्ट्रपति जी के भी हस्ताक्षर हो गए हैं। यानी अब ये बिल कानून बन चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, किसको किससे रिप्लेस किया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। तो देखिए, पहले था इंडियन पीनल कोड 1860, तो अब उसके स्थान पर क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। और दोस्तों, पहले CRPC 1898 कहलाता था, तो अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लागू किया गया है। इसी प्रकार से इंडियन एविडेंस कोड था 1872 का, तो इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 को लागू किया गया है। यानी ये जो नियम बनाए गए थे पहले, ये अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, तो अब इनको नए नियमों में परिवर्तित किया गया है। तो इनके नाम जरूर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर हो जाएगा 5। यानी अभी तक जो विकलांगता की श्रेणियां थी आरक्षण के लिए वो 3 थी, लेकिन अब इन श्रेणियों को बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी सरकार ने ये बताया है कि आरक्षण के लिए जो विकलांगता की 3 श्रेणियां थी उनको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है। तो पहले कौन कौन सी श्रेणियां थी? तो अंधापन और कम दृष्टि, ये एक श्रेणी थी। दूसरी श्रेणी थी बहरापन और सुनने में कठिनाई। और तीसरी श्रेणी थी
सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमीटर विकलांगता। तो ये 3 श्रेणियां पहले थी। अब 2 और नई श्रेणियां कौन सी जोड़ी गई हैं? ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी। यानी दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ऑटिज्म है, बौद्धिक विकलांगता है, विशिष्ट सीखने की विकलांगता है या मानसिक बीमारी है, तो उसे भी आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उसकी भी एक कैटेगरी बना दी गई है। इसी प्रकार से खंड 1 से 4 के अंतर्गत बहरे अंधत्व सहित व्यक्तियों से बहु विकलांगताएं, ये भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 85वां बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा चिराग सेन ने। तो देखिए दोस्तों, 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में चिराग सेन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसी प्रकार से महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, यानी इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी में। कब से कब तक हुआ था? 18 से 24 दिसंबर 2023 तक। विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने जीता है, महिला एकल का अनमोल खरब ने, पुरुष युगल का खिताब के पृथ्वी रॉय और सूरज गोला ने जीता है, महिला युगल का खिताब प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा ने जीता है, और मिश्रित युगल का खिताब ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने जीता है। तो दोस्तों, ये है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के विजेता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी कौन है, तो वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी BAI। तो इसे हम भारतीय बैडमिंटन संघ भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कितने राज्य इसके सदस्य हैं? 28। अध्यक्ष कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा। और दोस्तों, हिमंता बिश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी हैं। दोस्तों, बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अमृत दीवान कप, सुधीर मन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप, ये पुरुषों से रिलेटेड है, नारंग कप, चड्ढा कप और उबेर कप, ये महिला से रिलेटेड है। तो ये हैं बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को किसने प्री क्वालिफाइड कर दिया है? आंसर हो जाएगा WHO। तो दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखिएगा। इसका नाम है R21 या मैट्रिक्स M। तो इस वैक्सीन को अभी हाल ही में WHO ने अपनी प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की सूची में शामिल किया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में WHO के द्वारा बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश भी की गई थी। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 8.38% की। व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व भारती के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। CMD ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? प्रदीप कुमार दास को। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। डॉक्टर V मोहिनी गिरी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। एक्सचेंजर ने किस शहर में नया जेनरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। भारतीय रेलवे के द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? 117। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सुकृता पाल कुमार को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो कल हम 1 से 7 तक भाग डिस्कस कर चुके थे, आज हम 8 से 14 तक करेंगे। दोस्तों, भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 में A से O तक का वर्णन किया गया है। भाग 9A की बात करें तो इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 243 P से ZG तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 244 और 244A का वर्णन किया गया है। भाग 11 में
संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक का वर्णन किया गया है। भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 264 से 300A तक का वर्णन किया गया है। भाग 13 की बात करें तो इसमें भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है और इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक का वर्णन किया गया है। भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बताई गई हैं और इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर सभी लोगों ने दिया हुआ है 15 नवंबर। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।